हाँ जी। तो आज का हमारा प्रिपरेशन का डे 55। हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेने लगे हैं पार्लियामेंट का, क्योंकि अब पार्ट 5 करना पड़ रहा है। सारा टॉपिक, सबसे बड़ा चैप्टर यही है पॉलिटी का। काफी ज्यादा डिटेल्ड है, अब पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और अगर इसे आपने समझ लिया तो आगे हम लेक्चर सेव कर पाएंगे जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी पॉलिटी बहुत ही छोटी सी रह जाती है ज्यादातर। बस अब एक जुडिशरी का चैप्टर बड़ा आएगा, बाकी सारी की सारी बहुत जल्दी हो जाएगी अब इसके बाद जो रन अप है। ठीक है। अब सबसे पहले, अब आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो पढ़नी है पार्लियामेंट की वर्किंग। अब पार्लियामेंट का रोज के सेशन होते कैसे हैं, देखो हमने एडजर्नमेंट मोशन ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। अब रोज जो एक मीटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, समन, एडजर्नमेंट, साइन डाई, हमने सारी चीजें पढ़ी। अब वो सारी चीजों के बीच में जो मीटिंग होती है, मीटिंग होती कैसे, देखो जो रोज का दिन होता है ना वो एक तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो भी मिलने का टाइम होता है, लेट्स सपोज सुबह 10 बजे मिलना है, जो सबसे पहला 1 घंटा होता है ना, इस घंटे को कहते हैं क्वेश्चन आवर, जिसमें सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं। 3 टाइप, मतलब उन क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में बांटा होता है, आपके स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। जहां पे कोई भी पर्सन, कोई भी, यानी कि जो भी आपके प्राइवेट मेंबर हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में प्राइवेट मेंबर का मतलब समझाया था, कोई भी प्राइवेट मेंबर किसी भी मिनिस्टर से कोई भी सवाल पूछना चाहे तो एडवांस में वो क्वेश्चन को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में कुछ फर्क है, पर ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है ऑन द स्पॉट तुम कुछ भी पूछ लोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले एडवांस में तुम्हें सबमिट करने पड़ते हैं कि मैं ये सेशन में ये वाले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उसके मुताबिक लेट्स सपोज लोकसभा या राज्यसभा, आप जहां पे भी सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, इवन राज्यसभा, अगर कोई मिनिस्टर लेट्स सपोज लोकसभा का मेंबर है पर राज्यसभा में उससे सवाल पूछा जा रहा है ना, तो उसे राज्यसभा में उस दिन आना पड़ता है और उस दिन उसे वहां पे जवाब देना पड़ता है। सेम चीज, राज्यसभा का अगर कोई मिनिस्टर है और लोकसभा में सवाल पूछा जा रहा है उसकी मिनिस्ट्री का, उसे वहां जाके जवाब देना पड़ता है। तो इसी कारण एडवांस में ये क्वेश्चन लिए जाते हैं। और उसके बाद जो आपके लोकसभा के अंदर जैसे स्पीकर होता है और आपके राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है, ये आपके डेज असाइन कर देते हैं कि आपके सवाल का कौन से दिन और कितने मिनट मिलेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन की हर चीज फिक्स होती है पार्लियामेंट में कि ये वाला टॉपिक सिर्फ 15 मिनट ही डिस्कस हो सकता है। या अगर किसी मिनिस्टर ने, कई बार आपने देखा होगा कोई प्राइवेट मेंबर या कोई मिनिस्टर खड़े होकर भाषण दे रहे होते हैं, उन्हें अलॉटेड होता है कि आप कितने मिनट का भाषण दे सकते हो। जैसे सिर्फ 4 मिनट दिए गए हैं, 1 मिनट ही दिया गया है, ऐसे अलग अलग टाइम स्लॉट्स बांटे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कई बार स्पीकर या चेयरमैन, जो भी हाउस चल रहा है उसके अंदर, उन्हें कहते हुए सुनोगे कि आपका टाइम खत्म हो गया, प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, बैठते नहीं है, कई बार बहुत बहुत टाइम तक कहना पड़ता है प्लीज बैठ जाइए बैठ जाइए। ठीक है, पर ऐसे हर, देखो ऐसा नहीं होता कि सारे मेंबर्स और सारी पार्टीज को टाइम हर सेशन में बराबर मिलता है। टाइम अलॉटमेंट जो होती है ना, वो बेस्ड होती है कि आपके पास उस हाउस के अंदर कितनी सीट्स हैं, तो पूरी पार्टी को टाइम मिल जाता है। लेट्स सपोज जैसे अगर बीजेपी रूलिंग पार्टी है, मतलब बीजेपी के पास अगर सबसे ज्यादा सीटें हैं, ओवरऑल बीजेपी के पास सबसे ज्यादा, पूरे हाउस में सबसे ज्यादा मिनट्स इनके पास ही होंगे। वैसे ही अगर कोई एक इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, आजाद उम्मीदवार जीता हुआ है, उसके पास शायद पूरे सेशन में, जो 40 दिन का सेशन है, टोटल करके उस बेचारे के पास शायद 6 या 7 मिनट ही हो अपना कोई भी उसने भाषण बोलना है, कुछ भी बोलना है। ठीक है, फिर क्योंकि ये पार्टी को इसलिए अलॉट कर देते हैं क्योंकि देखो इन्हीं पार्टी में से कई लोग मिनिस्टर भी होंगे, उन्हें भी यहीं से टाइम देना है। ठीक है, लोगों का जवाब देने के लिए भी। उसके बाद इनके लोग भी अगर कोई रिप्लाई देना चाहे किसी और को या कोई भाषण देना चाहे, वो सारा टाइम कोलैबोरेट हो जाए। क्योंकि वैसे जो सिनेरियो है वो तो ये है कि जितने भी मेंबर हैं, जैसे लोकसभा के 552 मेंबर्स हैं, मतलब सपोजिटली अगर सारे भरे होते, हम वही नंबर लेते रहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना पैदा करें। तो 552, लेट्स सपोज आपके सारी की सारी सीटें हम लोकसभा की भर दें, तो 552 हमारा बेसिक ये मिनट्स बांटने का प्रिंसिपल होता है कि हर मेंबर को बराबर टाइम मिल जाए। ठीक है, जितना भी बड़ा सेशन है उसके मुताबिक लेट्स सपोज मैं हर मेंबर को
5 मिनट दे रहा हूं पूरे सेशन के अंदर। पर अब कई मेंबर होंगे जो बोलना ही नहीं चाहते होंगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, तो उनका टाइम जो बोलना चाहता है मैं उन्हें अलॉट कर दूं। इस कारण पार्टी वाइज टाइम दे दिया जाता है कि अब चाहे कोई भी यूज कर ले। अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर चाहे कांग्रेस के अलग अलग लोग बोल लें, किसी और को दे दें। ठीक है, सेम चीज नरेंद्र मोदी बोलना चाहे एज अ प्राइम मिनिस्टर भी, या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बोलना चाहे खुद भी बोल लें, या अपने किसी भी पार्टी के और मेंबर को कह सकते हैं कि आप मेरा टाइम यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम शेयरिंग हो जाती है। पर वही बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में रहते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी वॉइस बहुत छोटी रह जाती है फिर। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में डिसएडवांटेज यहाँ पे आता है। अब जो मैं आपको बता रहा था, देखो जब भी आपका रोज जो सिटिंग होती है, लोकसभा में भी राज्यसभा दोनों में सेम होता है, सबसे पहली सिटिंग जो पहले सबसे पहला घंटा होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ये मैं आपको वो सारे यहाँ पे बताऊंगा। फिर सेकंड जो है इसे कहते हैं जीरो आवर, जो अगला घंटा होता है इसे कहते हैं जीरो आवर। जीरो आवर बेसिकली एक तरह से इंडियन इन्वेंशन है ये, और किसी दुनिया भर की किसी पार्लियामेंट में नहीं होता, ये इंडिया के अपने लोगों ने बनाई है इंडिया के लिए। ये एक ऐसा घंटा होता है जहां पे कोई एडवांस नोटिस नहीं देना पड़ता। यहाँ पे किसी भी टॉपिक, मतलब ऑब्वियसली आपको टॉपिक सबमिट करना पड़ेगा, पर ये वो वैसा नहीं है क्वेश्चन आवर की तरह कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस में देना पड़ेगा और मिनिस्टर को भी बहुत ज्यादा तैयारी करके आने की जरूरत है। जीरो आवर के अंदर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। कोई भी जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक है उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी लगा लो, जैसे गरीबों के लिए एजुकेशन के लिए मुद्दा उठाना चाहते हो आप, तो इसके ऊपर आप पूरी पूरी डिस्कशन यहाँ पे आप कैरी आउट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रिंसिपल काम करता है। इसके बाद दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम शुरू होता है जिसे कहते हैं एजेंडा ऑफ द। आपने जैसे कोई भी बिल पास करवाना है, कोई और डिस्कशन भी करनी है, अगर कोई डिस्कशन कंटिन्यू भी करनी है, ठीक है, कोई बिल पास करवाने, जितने भी बिल इंट्रोड्यूस होने हैं उनके ऊपर डिबेट्स होनी है, कुछ भी होनी है, सारा दिन का जो बाकी काम है ना, मेनली जो बिल्स के रिगार्डिंग है, कोई और कंसल्टेशन है, कुछ भी है, वो सारा काम यहाँ पे होता है। तो एक बार यहाँ पे ये बैठ जाते हैं। देखो अगर आप संसद टीवी देखोगे, जब आपका सेशन चल रहा होता है तब ना नीचे ये हेडिंग बनी आ रही होती है कि अब क्वेश्चन आवर शुरू हो चुका है, अब जीरो आवर शुरू हो चुका है, अब एजेंडा ऑफ द डे लिखा होता है वहां पे। वो इसी चीज को हाईलाइट कर रहा होता है कि अब एजेंडा शुरू हो चुका है, जो दिन का उन्होंने आज का दिन सोच के रखा है कि आज इस वाले बिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा दिन उनका एजेंडा यही है कि ये बिल को डिस्कस करना और पास करना। ठीक है, अब क्वेश्चन आवर की बात करें पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ये इनके टाइम स्लॉट्स की बात की गई है बेसिकली, कि राज्यसभा में थोड़ा लेट शुरू होता है, लोकसभा में पहले शुरू होता है। वो इसलिए होता है कि मिनिस्टर को अगर दोनों साइड आंसर करने जाना पड़े तो वो कर पाए। तो बेसिकली ये सारी चीज वही है जो क्वेश्चन आवर के बारे में मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे लिख दिया है, आप पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हो एक बारी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो, एक है आपका स्टार्ड क्वेश्चन, एक होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, और एक होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। आपके 3 टाइप के क्वेश्चन है। स्टार्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है, देखो ये जो क्वेश्चन सबमिट किए जाते हैं ना, इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन आप इस पेपर के ऊपर लिखते हो, इसके टॉप पे ना वो जो स्टार आप फोन पे भी लगाते हो हर जगह, उसे एस्ट्रिक कहते होते हैं, तो इन्हें स्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो आपके फोन में भी कहते होते हैं ना, स्टार 121 दबाइए, तो स्टार एस्ट्रिक होता है उस साइन का वैसे नाम, तो एस्ट्रिक इसके ऊपर लगा होता है। इसका मतलब होता है कि ये इसका आप जवाब ओरली चाहते हो। इसका क्या मतलब है कि मिनिस्टर खड़ा हो और आपको जवाब बोल के बताए कि इसका क्या जवाब है। लेट्स सपोज आप जानना चाहते हो कि एक साल में किस मिनिस्ट्री के ऊपर सवाल उठाए, चलो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर उठा लेते हैं। इंडिया के अंदर कितनी एफडीआई से पैसा आया है, और इंडिया के अंदर कितने इंडियंस ने आपके एफडीआई किन देशों में की है इंडियंस ने,
और कितनी वैल्यूएशन की है, मतलब हमारे देश में कितना पैसा आया और हम इंडियंस ने कितना पैसा बाकी कंट्रीज में लगा दिया। तो ये जो आपका सारा का सारा ऐसा डेटा होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास होता है। जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स होगा वो खड़े होंगे, वो आपको जवाब पढ़ना शुरू करेंगे कि हमारे देश में इतना पैसा आया, इस फर्म ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, इंडिया ये सारी चीजों के ऊपर कोशिश कर रहा है, उसके बाद हमारे यहाँ से ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये कुछ इन्वेस्टर्स इन देशों में पैसा लगा रहे हैं, वो सारी वो आपको ओरल जवाब देगा। उसके बाद देखो स्टार्ट क्वेश्चंस में क्या होता है, क्योंकि आपको ओरल जवाब मिला ना, आप हमेशा, लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन पूछा था और मैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हूं, आप मुझसे उसके बाद एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है कि देखो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसका मैंने जवाब दिया, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि हम लेट्स सपोज हमारे यहां से मॉरिशियस, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जा रही है, ठीक है, ये हमारे टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो आप खड़े होके सवाल पूछते हो मुझसे कि ये कंट्रीज को तो हम टैक्स हेवन भी मानते हैं, जहां पे टैक्स की चोरी करने के लिए लोग पैसा लेके जा रहे हैं, तो क्या ये पैसा एफडीआई का है या ये ब्लैक मनी का पैसा है? आपने अगला क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, तो मेरे आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, मेरे आंसर में से आपने एक और क्वेश्चन निकाल लिया, अब मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, या तो सेम डे दे, परसों तक आपको जवाब दे दूंगा, और मैं अपनी मिनिस्ट्री में ये भेज दूंगा। मेरे पीछे ब्यूरोक्रेट्स ये सारे आंसर तैयार करके भेजते हैं, वो तैयार होके आएगा आंसर, फिर मैं किसी और दिन पढ़ दूंगा। फिर आपको मेरे आंसर में से कोई और क्वेश्चन भी पूछना हुआ, आप वो भी पूछ सकते हो। तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है जिसमें से एक पूरी क्वेश्चंस की लड़ी सीरीज बन सकती है, कि एक क्वेश्चन का जो आंसर दिया उसमें से अगला क्वेश्चन, फिर आंसर दिया, फिर अगला क्वेश्चन, इस तरीके से एक पूरी सीरीज चल पड़े। वहीं पे दूसरी साइड पे जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके ऊपर कोई भी ऐसा स्टार मार्किंग नहीं होती, ये क्वेश्चंस का मतलब होता है ये तुम ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो जिसका जवाब तुम्हें रिटर्न में चाहिए। तुम्हें जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर खड़े होके बोल के बताए, तुमने सिर्फ मिनिस्ट्री से एक तरह से एक रिटर्न जवाब चाहते हो कि इसका रिटर्न जवाब क्या है। वही मैं एफडीए का ये सारा डेटा चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन सबमिट कर दूंगा, मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे पूरा एक लंबा चौड़ा डिटेल में रिटर्न में आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ये रिटर्न में आंसर है, इसका कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि ये तो मुझे सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं कि खुद पढ़ लो, खुद जान लो। कोई और सवाल हुआ अनस्टार्ट क्वेश्चन, अलग से एक नया क्वेश्चन बना के दे देना, वो हम आंसर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का मतलब होता है कोई ऐसा, देखो ये स्टार्ट क्वेश्चन जैसा ही होता है, पर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन 10 दिन से पहले नहीं आंसर किया जाता। ये कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसकी आपको बहुत ही डिटेल्ड आंसर चाहिए, और जिसका शायद मुझे डेटा फैक्ट गैदर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, जैसे स्टार्ट क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज स्पीकर को दिया, 2 दिन बाद आपकी डेट आ जाए कि इस दिन आपको मिनिस्टर को आंसर करना पड़ेगा, कि मुझे आके आंसर करना पड़ेगा आपको। पर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन होगा जिसका आंसर इमीडिएटली नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 10 दिन देने पड़ते हैं। और इसका जवाब ओरली बहुत ही डिटेल्ड आंसर होते हैं। तो कई बार आप देखते हो कई मिनिस्टर्स की स्पीचेस कई टॉपिक्स को लेके आपकी 40-40 मिनट, 1-1 घंटा भी चलती हैं, वो यूजुअली शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में होती हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आर में पूछा जा रहा है, कई बार आप देखोगे पूरा क्वेश्चन आर एक ही मिनिस्टर बोलता रहता है, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, बहुत लंबे आंसर भी होते हैं इनके। ठीक है, तो क्वेश्चन आर में ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और डिटेल्स आप अपनी बुक्स, नोट्स, हर चीज से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो मैं वो टॉपिक्स, वो चीजें कवर करवा रहा हूँ जिससे आपको बाकी आपके कंसेप्ट, आपकी बुक्स, आपके नोट्स, हर चीज समझ आने लग जाए। ये कभी मत सोचना कि मैं आपको हर चीज वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने लगा तो हम 1 साल में सिर्फ एक ही किताब कर पाएंगे। तो मैं इस हद तक करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए और आगे पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी एक स्पून फीडिंग जॉब नहीं है कि जहां पे आपको हर चीज 100% क्लास के अंदर ही बताई जा सकती है। ये आपका यहाँ पे एक बेस बिल्ड किया जा रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ आने लग जाए, एनालाइज होने लग जाए। बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको फिर आपकी बुक्स या नोट्स में से पढ़नी पड़ेंगी। ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स और भी कौन से, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपने मुझे बताना है ये पता करके कि ये जो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं,
ये कौन से इन तीनों क्वेश्चंस के पेपर के रंग ना अलग अलग होते हैं, येलो पिंक अलग अलग पेपर के ऊपर लिखे जाते हैं। ऑब्वियसली दूर से आइडेंटिफाई हो जाए, स्टार कौन देखेगा दूर से, तो पेपर का रंग ही अलग है। इन तीनों के पेपर के रंग कौन से हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये ऐसी डिटेल्स जब आप नोट्स पढ़, वही ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है 0R, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, ये और कहीं नहीं होता, और ना ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 0R बार लिखा है, ना किसी पार्लियामेंट्री बुक पर लिखा है, ये हम ही करते हैं। ये इसलिए है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी इश्यू रेज कर सके बिना प्रायर नोटिस के, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस आर में कई बार आप देखोगे बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज, जो एक दूसरे के ऊपर चीख चिल्ला रहे होते हैं, वो सब कुछ इस आर में हो रहा होता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ भी इसके अंदर अक्कर हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज, तो ये 0R इमीडिएटली क्वेश्चन आर के बाद शुरू होता है और एजेंडा ऑफ द डे तक चलता रहता है, जहां पे सारा का सारा रेगुलर काम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो एजेंडा ऑफ द डे है, देखो एजेंडा ऑफ द डे में बिल्स डिस्कस होने हैं। तो बिल कोई जो जितने भी कानून बनाए जाते हैं ना, वो कोई 1-2 पेज के डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो कई बारी 200-250 पेज के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब होता क्या है, जब उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, कई बारी देखो ऐसे भी बीच में सेक्शंस आते हैं जिनके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ ऐसी लाइनें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं है, तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। हर लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 250 पेज कहां पढ़ते रहेंगे, फिर तो ये डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे एजेंडा ऑफ द डे में ना फिर ऐसे क्लोजर मोशन दिए गए हैं, 4 टाइप के क्लोजर मोशन है। सबसे पहला है सिंपल क्लोजर। ये ऐसा मोशन होता है जहां पे हम कहते हैं कि देखो लेट्स सपोज किसी एक पॉइंट के ऊपर या एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही थी, 3-4 दिन निकल चुके हैं उसी टॉपिक उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते जा रहे हैं। तो अब इस टॉपिक को बंद कर दें। ये जो बिल का ये वाला पार्ट है, इसे हम मान लें कि देखो इस बिल, लेट्स सपोज एक कोई बिल था, इसके अंदर 3 चैप्टर थे, ठीक है। तो हम इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं, इस जो आपने ये बिल तैयार करवाया था इसमें 3 चैप्टर थे। चैप्टर के आगे सब पार्ट हैं ABCD E। यहाँ पे ए वाले पार्ट में ही यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमें लगता है कि यार बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है और डिस्कशन क्या करनी, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो आप हाउस में एक क्लोजर मोशन लेके आ सकते हो। आप खड़े हो सकते हो, आप कह सकते हो कि देखो हाउस को बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हम क्या करते हैं ये टॉपिक के ऊपर सिंपल क्लोजर कर देते, बंद कर देते। इस टॉपिक जितनी डिस्कशन होनी थी, लोगों को सेटिस्फाई करना था, आंसर देके कर चुके हैं। तो आप स्पीकर को बोलोगे कि स्पीकर साहब प्लीज सिंपल क्लोजर कर दीजिए। स्पीकर पूछेंगे कि क्या सिंपल क्लोजर कर दिया जाए। अगर 50% + 1 प्रेसिडेंट वोटिंग ने वोट डाल दिए कि हाँ बंद कर दो इसे, तो उस टॉपिक को एंड कर दिया जाता है, फिर उस टॉपिक को दोबारा नहीं शुरू किया जा सकता, बस हो गया बंद। वहीं पे अगला होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स का क्या मतलब होता है कि ये देखो ये जो ABCDE ये अलग अलग आपके सेक्शंस बने हुए हैं ना आपके पूरे बिल के अंदर। आपको लग रहा है कि देखो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक पूरे, मैं खड़े होकर ये पूछना चाहता हूं कि लेट्स सपोज बी जो सेक्शन है, क्या बी सेक्शन के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो स्पीकर को मैं बोलूंगा कि प्लीज एक एक पॉइंट डिस्कस ना कीजिए बी का, क्लोजर बाय अपार्टमेंट कीजिए, पूछिए बी में किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो स्पीकर आपसे पूछेंगे, मतलब सारे लोगों से, कि क्या बी सेक्शन में किसी को, जो बी कंपार्टमेंट बन गया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर मेजॉरिटी लोगों ने हाथ खड़ा करके ऊपर डिबेट खत्म होगी, हम मूव ऑन कर जाएंगे सी सेक्शन के ऊपर। ऐसे ही सी सेक्शन की कंपार्टमेंट को अगर पूरा क्लोज करना है या उसके किसी पॉइंट को क्लोज करना है, जैसे भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कशन। अब इससे आगे जो है वो है कैंगरू क्लोजर। कैंगरू वर्ड जहां से आता है, जैसे कैंगरू छाल मारता है, लंबी लंबी छालें। कैंगरू क्लोजर का मतलब है कि देखो बिल अपने आप में 250-300 पेज का है, इतनी डिस्कशन करेंगे कोई फायदा नहीं है।
हर मेंबर से पूछ लिया जाता है कि आपको किस किस पॉइंट में, जिस किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है या डिबेट करनी है, आप अपने पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज एक लिस्ट आ गई कि ए का सेकंड पॉइंट डिस्कस करने वाला था, बी का थर्ड पॉइंट डिस्कस करने वाला है, सी का कोई पॉइंट नहीं है, डी का फिफ्थ पॉइंट कहीं जाके कोई डिस्कस करने वाला है, और इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला है। तो सिर्फ इतने पॉइंट्स में प्रॉब्लम है ना, बाकी किसी पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंगरू क्लोजर का मतलब है कि हम सिर्फ ये वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगर ये वाला पास मान लिया जाता है, इसके ऊपर जितने पॉइंट है वो अपने आप पास मान लिए जाएंगे। जैसे बी का सेकंड पॉइंट था, यानी कि फर्स्ट अपने आप पास है। उसके बाद हम सॉरी जैसे बी के थर्ड पॉइंट पे गए, थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुई, सब कुछ एग्रीमेंट हुआ, इसके ऊपर वोट डाली, पास कर दिया, इसका मतलब है ऊपर वाला सारा बिल पास हो गया। तो ऐसे करते करते हम कैंगरू सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिबेट करनी है, बस वो डिबेट करो, बाकी सारा बिल स्किप कर दो। और लास्ट है जो सबसे बड़ा है, गिलेटिन क्लोजर। गिलेटिन देखो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, बनाई गई मशीन है। इसमें क्या होता है, गिलेटिन मशीन ऐसी दिखती है, यहाँ पे ये सिर काटने की जगह होती है, और ऊपर ऐसे एक ब्लेड टंगा होता है। आपने कई बार ये कार्टून्स में भी देखी होगी, ऐसे सीधा नहीं होता ब्लेड, टेढ़ा होता है। यहां से ऊपर ये ब्लेड को हम छुड़ाती होती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत यूज हुई, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में फेमस हुई है ये। तो गिलेटिन होता है एक ही झटके में खत्म करना, ये वर्ड वहीं से आया। गिलेटिन क्लोजर का मतलब है कि देखो आपने थोड़ी बहुत डिस्कशन की, अभी बाकी सारा बिल पड़ा था, पर अब आपके पास टाइम नहीं बचा सारा बिल डिस्कस करने का। आप एक ही बारी कहते हो कि सर गिलेटिन क्लोजर करवा दो, इसका मतलब है कि सारा बिल एक साथ पास होने के लिए रख दो। डिस्कस हुआ है चाहे नहीं डिस्कस हुआ, सब कंबाइंड कर दिया जाएगा, सब एक साथ पास होगा। ठीक है, तो गिलेटिन क्लोजर, अगर इसके ऊपर मेजॉरिटी लोगों ने हाथ खड़ा करके वोट डाल दी तो बिना डिस्कशन के बिल पास हो जाता है। तो इस तरीके से तो गिलेटिन क्लोजर ऐसे काम करता है। ठीक है, अब अलग अलग मोशंस की बात करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ना आप अलग अलग मोशंस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप प्राइवेट मेंबर भी हो चाहे मिनिस्टर भी हो, आप अलग अलग मोशंस पास कर सकते हो पार्लियामेंट में चीजों को लेके। जैसे कि अगर किसी मिनिस्टर ने झूठ बोला है, देखो सबसे बड़ी प्रिविलेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि सबसे बड़ी प्रिविलेज जो होती है एक मिनिस्टर या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, वो ये है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। अगर वो अंदर आके आपसे, जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर से आपने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा था, पर मिनिस्टर सिर्फ उसे पता है कि यही सारी चीजें पब्लिक भी देख रही है, न्यूज मीडिया भी छापेगा, तो वो वहां आके झूठ बोल देता है, और आपको पता चल जाता है कि इस पर्सन ने झूठ बोला है पार्लियामेंट में आके, तो देखो आपको इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि जुडिशरी लेजिस्लेचर में दखल नहीं दे सकती। पर एज अ मेंबर आप क्या कर सकते हो कि इस पर्सन ने, जो हमें प्रिविलेज मिलती है कि हम यहाँ की जो मर्जी बोल सकते हैं, इसने सच बोलने की जगह झूठ बोला, तो इस चीज को भी वोट के लिए रखा जाता है कि इसने कोई फैक्ट रॉन्ग बोला है या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स बोले हैं, कुछ भी बोले हैं, कुछ विद होल्ड किया है, कुछ नहीं बताया। तो ये सारी चीज, अगर प्रिविलेज मोशन पास हो जाता है तो जो मिनिस्टर होता है उसे बस नोटिस जारी होता है, कोई एक्शन नहीं होता उसके खिलाफ, उसे कोई रिजाइन नहीं करना पड़ता, कोई फाइन नहीं लगता, कुछ नहीं होता, बस उसे एक तरह से बोल दिया जाता है कि ये दोबारा मत करना। मतलब एक्शन कुछ नहीं होता, पर ये एक इंस्ट्रूमेंट है बस पब्लिक के आगे हाईलाइट करने के लिए कि इस मिनिस्टर ने झूठ बोला है। ठीक है, अगर वैसे तुम जाके बाहर बोलोगे शायद तुम्हें कोई विश्वास ना करे, पर पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो अपने आप में हेडलाइंस बनने लगती हैं कि इस मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया है, सब कुछ आया है। तो अगर लोगों को नॉलेज हो, पहली बात तो ये वर्ड ही क्लियर नहीं है अपने आप में, प्रिविलेज मोशन का क्या मतलब होगा आम इंसान को पता ही नहीं है। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चीज का अंदाजा ज्यादा है कि किसी मिनिस्टर ने या तो झूठ बोला है या कोई फैक्ट छुपाए हैं या गलत फैक्ट बताए, कुछ भी किया है, तो वो सारी की सारी चीजों के खिलाफ ही होता है, तो वो एक मुद्दा रेज करता है कि हाँ ये मिनिस्टर सच्चा नहीं है, कुछ तो छुपा रही है। ठीक है, तो लोगों के आगे ये बात आए, इस कारण ये चीज। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन।
ये आपकी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ जारी किया जाता है। ये देखो, मिनिस्टर के खिलाफ, ये चीज याद रखना, मिनिस्टर के खिलाफ जारी किया जाता है ये एजेंडा ऑफ द डे के टाइम ही। जहां पे तुम्हें लगता है कोई ऐसा मुद्दा है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जिसके ऊपर 0 आर या कहीं और इतनी डिस्कशन नहीं हुई है, तो उस पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले को तुम क्या चाहते हो, एजेंडा ऑफ द डे का जो टाइम है वो इस पब्लिक इंपॉर्टेंस क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बात करना चाहता हूं हेल्थ सेक्टर की बात करना चाहता हूं, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि जो कोविड में हुआ ऐसा दोबारा तो नहीं होगा, इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं हेल्थ सेक्टर में। तो ऐसी चीजें बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं या कुछ इमीडिएटली हो रहा है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसके ऊपर अगर आप अटेंशन सारे हाउस की लाना चाहते हो और इसके ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप खड़े होके कॉलिंग अटेंशन मोशन बता सकते हो, मतलब वहां पे उसकी रिक्वेस्ट दे सकते हो। स्पीकर, ऐसा नहीं होता कि आपने रिक्वेस्ट दी और साथ के साथ ये शुरू हो जाएगा। स्पीकर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और राज्यसभा में चेयरमैन के पास, वो एक बार सारे हाउस से पूछते हैं कि क्या इस मुद्दे के ऊपर ज्यादातर लोग बात करना चाहते हैं। अगर मेजोरिटी लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ हम करना चाहते हैं, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, तो उस दिन का सारा काम सस्पेंड कर दिया जाता है और सारी की सारी डिस्कशन इस चीज के ऊपर फोकस हो जाता है। मतलब सारे दिन का काम नहीं, घंटा दिया जाता है, पर एक बार इस चीज के ऊपर फोकस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंशर मोशन। सेंशर मोशन क्या है? सेंशर मोशन होता है जब भी आप किसी मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनकी किसी पॉलिसी या उनके एक्शन के लिए सवाल करना चाहते हो कि ये काम आपने किया तो क्यों किया। ठीक है, अगर आप पूरे मिनिस्टर से सवाल उठाना चाहते हो कि आपका ये एक्शन समझाओ, ये किया गया है तो क्यों किया गया, ये पॉलिसी जो बनाई है क्यों बनाई है, तो बाकी एक बारी बिल बुल सारा काम रोक दिया जाता है। वही फिर से प्रोसेस वही रहेगा, स्पीकर सारे लोगों से पूछेगा कि आप डिस्कस करना चाहते हो, अगर ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़ा किया तभी, और सेम राज्यसभा में चेयरपर्सन भी पूछेगा, चेयरमैन, और अगर ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़ा किया तभी ये चीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देखो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर तुम हाउस में बैठे हो, तुम देख रहे हो कि कोई प्रोसेस प्रोसीजर कुछ लग इन रहा के फॉलो किया जा रहा है, अपनी मन मर्जियां हो रही है, कोई भी खड़े होकर बोली जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है, तुम सीधा कह सकते हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होगा? जब तुम्हें लग रहा है कि नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं फॉलो हो रही, जो प्रोसीजर होता है हाउस का, कैसे चलना है, कैसे पेपर वर्क फाइल होगा, क्या सीक्वेंस होगा, कुछ फॉलो नहीं किया जा रहा, रैंडमली सब चल रहा है, अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पास होता है तो यहां पे आपके सारा काम एजेंडा रोक दिया जाता है। फिर आपके स्पीकर सारे हाउस को सारे रूल सब कुछ पढ़ के सुनाएगा। सारा दिन सबसे पहले यही होता है, हर रूल पढ़ा जाएगा, हर चीज बताई जाएगी कि कैसे क्या काम होना है, ताकि हाउस अपने प्रॉपर प्रोसीजर से चल सके। इसके ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर कोई डिबेट नहीं होती अपने आप में, ठीक है, नो डिबेट, सिंपल काम है। अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पास हो जाता है, सारा काम बंद करो, स्पीकर या चेयरमैन जो भी कुर्सी के ऊपर बैठा है वो हाउस के सारे रूल्स पढ़ के बताते हैं कि कैसे कौन सा क्या काम होता है, ताकि एक ऑर्डर में सब कुछ फिर से चलने लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट है स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन क्या है? देखो, स्पेशल मेंशन जो वर्ड है ये राज्यसभा का वर्ड है, सेम चीज लोकसभा में जो एग्जिस्ट करती है वो आपके एग्जिस्ट करती है नोटिस मेंशन के नाम से। स्पेशल मेंशन वर्ड राज्यसभा में यूज होता है, नोटिस मेंशन लोकसभा में यूज होता है, ये चीज याद रखना, चीज एक ही है। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुई, ठीक है, ना क्वेश्चन आवर में डिस्कशन हो गया, मतलब ये कोई डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन या कोई और एडजर्नमेंट मोशन जो आगे है, या कॉलिंग अटेंशन मोशन, जो भी हमने अभी तक सारे मोशन पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे इन मोशंस के अंडर इस टॉपिक की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अगर हुई हुई है तो ये मोशन नहीं आ सकता। अगर इन सारे के अंदर डिस्कशन नहीं हुई हुई
और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज है पर इनमें से किसी में डिस्कशन नहीं हुई, उसके लिए आप स्पेशल मेंशन, एक और मोशन है, इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। स्पेशल मेंशन आते ही, मतलब ये क्यों इसे स्पेशल रखा गया, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, इसके आते ही सारा काम, जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन में 1 घंटे के लिए रोका जाता है, ठीक है, या जितना टाइम आप अलॉटेड चाहते हो, आधा घंटा 1 घंटा, उतना को टाइम ही दिया जाता है। पर ये जो है स्पेशल मेंशन, इसमें सारे दिन का काम एक बार रुक जाएगा, सारा डिस्कशन इसी पे ही शुरू हो जाएगी। इस कारण ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, इसी कारण इसके ऊपर लिमिटेशन है कि अगर इसकी डिस्कशन कहीं और थोड़ी बहुत भी हुई है ना, तब नहीं हो सकती यहाँ पे। ये बिल्कुल एक नया फ्रेश टॉपिक होना चाहिए, किसी का सबसेट टॉपिक या ऑलरेडी डिस्कस टॉपिक नहीं हो सकता उस वाले सेशन में। पुराने सेशन में कभी हुआ हो वो नहीं, ऐसा तो हेल्थ की बात कभी ना कभी हुई होगी, चाइना की बात कभी ना कभी हुई होगी, तो ऐसा नहीं स्पेसिफिक चीज। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, देखो एक मैं चीज तुम्हें बता दूं, यहाँ पे ना पेपर में कभी कंफ्यूज ना कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। एडजर्नमेंट, हमने वर्ड पहले दो पढ़े हुए हैं, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई, जो मैंने आपको बताया था, जहां पे आपका स्पीकर अगर रोज जब मीटिंग खत्म करता है कि कब मिलना है, उसके लिए वो एडजर्नमेंट जारी करता है। अगर वो बिना टाइम स्पेसिफाई किए आपका मीटिंग खत्म करता है, उसे कहते हैं एडजर्नमेंट साइन टाइम, जो आपके इनडेफिनाइट टाइम होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। पर ये दोनों वर्ड के पीछे मोशन नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये स्पीकर जारी करता है। मोशन एक ऐसी चीज होती है जो मेंबर्स के आगे पेश की जाती है, मेंबर्स हैंड रेस करके बताते हैं कि इस चीज को पास करना है या नहीं करना, ठीक है। एडजर्नमेंट की पावर स्पीकर या चेयरमैन के पास ही होती है, तो उसके पीछे मोशन नहीं लिखा। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट मोशन अलग अलग चीजें हैं, कभी कंफ्यूज मत कर देना पेपर में। उसकी जो डेफिनेशन है वो अलग है, अब जो मैं बताऊंगा ये अलग है। ये भी सेम कोई बहुत ही अर्जेंट पब्लिक मैटर का मसला है, जिसके ऊपर आप चाहते हो सारा हाउस अपना सारा फोकस इसके ऊपर लेके आए, ठीक है। ये सिर्फ स्पीकर के कंसेंट से ही इंट्रोड्यूस होता है। अगर स्पीकर ने पहले ही मना कर दिया कि नहीं नहीं इसे मैं लेके नहीं आऊंगा, तो फिर मोशन डिस्कस भी नहीं होता। ठीक है, बाकी सारे स्पीकर को करने ही करने पड़ते हैं, पूछना ही पड़ता है, इसके लिए स्पीकर मना ही कर सकता है कि नहीं नहीं इसके लिए मैं पूछने ही नहीं वाला, ठीक है। पर ये भी वही पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मुद्दा है, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, तो उसमें से एक एडजर्नमेंट मोशन है। पर इस चीज को फिर से मैं याद करा दूं, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट मोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत करना प्लीज, पेपर में मत गलत करके आना, फिर मुझे आके बोलोगे कि सर आपने क्लियरली नहीं बताया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने बताया था, ठीक है। गलती आपकी है, अभी दोबारा बार बार 2 मिनट इसी चीज को बार बार बोली जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो आपके टेस्ट चल रहे हैं बहुत स्टूडेंट इस चीज के ऊपर गलती करते हैं, ठीक है। ये पार्लियामेंट की और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये पेपर में। लोग एडजर्नमेंट मोशन की डेफिनेशन पूछी होगी और उसमें से एक स्टेटमेंट एडजर्नमेंट की दी होगी, लोग वो टिक करके आ जाते हैं जल्दबाजी में। सबसे ज्यादा गलती वो होती है जो टॉपिक तुम्हें आते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में आंसर करके आओगे वहां पे, ये गलती मत करना। हर नंबर हर चीज मैटर करती है। अब लास्ट में जब आपका बजट पास हो रहा होता है ना, देखो उस टाइम पे आपके 3 कट मोशन होते हैं, जो आपकी ऑपोजिशन कई बार यूज करती होती हैं अपना क्रिटिसिज्म दिखाने के लिए। देखो ये पास तो नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली लोकसभा के अंदर जो बजट होता है वो एक तरह से मनी बिल है, और लोकसभा ही कंट्रोल करती है, और लोकसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं की ही कमांड चलती है, तो बेसिकली पास तो नहीं होते ये, पर स्टिल ये आपके बनाए गए हैं ताकि गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हो सके। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तुम अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट डाल सकते थे, तो ये चीजें पास हो भी सकती थी, अब नहीं हो सकती जब से वो आपका एंटी डिफेक्शन बिल, जो मैंने आपको बताया था, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल जो है, जब से वो आया है तब से आप पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते, तो अब ये नहीं पास होते।
पर ये गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करने के लिए जरूर यूज हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले है पॉलिसी कट। जब तुम्हें सरकार की कोई पॉलिसी, जब बजट बन रहा है, लेट्स सपोज सरकार ने किसी पॉलिसी के लिए, एक सरकार पॉलिसी बना रही थी, कोई योजना बना रही थी XYZ, उसके लिए सरकार ने डिमांड की है 1000 करोड़, कि एक साल में 1000 करोड़ लग जाएंगे इसके ऊपर, इसके लिए 1000 करोड़ पार्लियामेंट से ही पैसे पास करवाने पड़ते हैं सारे, तभी मिलेंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर जब बजट पास हो रहा है, इस योजना के लिए, स्कीम के लिए 1000 करोड़ मांगे गए हैं, आप पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस करते हो। पॉलिसी कट मोशन से क्या होगा, आप पॉलिसी कट मोशन के थ्रू ये कहना चाहते हो कि मैं इस पॉलिसी से, इस योजना से ही सहमत नहीं हूं, ये पॉलिसी, ये योजना गलत है, इसका जो बजट है, देखो अगर किसी स्कीम को बजट ही नहीं मिलेगा तो स्कीम वैसे ही नहीं चलेगी। तो आप कहते हो ये पॉलिसी से मैं सहमत नहीं हूं, इसका जो बजट है वो कट करके सिर्फ 1 रुपया रह जाए। अब 1 रुपए से क्या होता है, मतलब 1000 करोड़ का बजट मांगा था, तुम कह रहे हो सिर्फ 1 रुपया कर दो, वो तो पहला पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, बस खत्म हो जाएगी योजना, तो चलेगी नहीं योजना, क्योंकि उसके पास बजट ही नहीं है। तो ये एक तरह से है कि मेंबर जिसने भी पास, मतलब इसे इंट्रोड्यूस किया, वो ये चाहता है कि इसका बजट 1 रुपया इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बस 1 रुपया। ठीक है, बस 1 रुपया कर दिया जाए, बाकी सारी की सारी पॉलिसी खत्म हो जाए, मतलब पॉलिसी एक तरह से नाम से ही रह जाएगी इस तरीके से। पर इसे वही पास करवाना पड़ेगा, 50% +1 प्रेजेंट और वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी अगर पास करेगी तब आपका बजट रिड्यूस होगा, वो नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा रूलिंग पार्टी के अंडर ही अब काम करती है। सेकंड है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट का मतलब है कि देखो ये जो योजना थी, फिर इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, तीनों में इसी के एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें लगता है चलो ठीक है ये स्कीम ठीक है, पर 1000 करोड़ इस स्कीम के ऊपर लगाना सूटेबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि देखो इस स्कीम के ऊपर 500 करोड़ से भी काम चल जाएगा, 1000 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, 500 करोड़ से भी काम चल जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि 500 करोड़ कट कर दिए जाएं, सिर्फ 500 करोड़ का बजट अलॉट हो, 1000 करोड़ की जगह 500 करोड़ मिले। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक नंबर जितना तुम रिड्यूस करवाना चाहते हो वो इकोनॉमी कट होगा। ठीक है, कि तुम नहीं चाहते इतना ज्यादा पैसा लगे, जितना चाहते हो तुम उतना प्रपोज कर सकते हो। अगर पास हो गया तो उसका बजट रिड्यूस करके वो वाला बन जाएगा जो तुमने बोला है। नेक्स्ट की दिखाना चाहते हो सरकार से, यहाँ पे देखो कोई ज्यादा बड़ा असर नहीं होता। जैसे 1000 करोड़ की स्कीम थी, तुम सरकार से अपनी नाराजगी जताना चाहते हो, टोकन का कट का मतलब होता है, टोकन का मतलब है छोटी सी चीज, टोकन का मतलब है इस पूरे बजट में से 100 रुपए कम कर दिए जाए। अब 1000 करोड़ की वैल्यू में से अगर तुम 100 रुपए कम कर दोगे, स्कीम को अपने आप में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला, स्कीम 100 रुपए पे रिड्यूस नहीं हो रही है, 1000 करोड़ में से 100 रुपया काटा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तुमसे कोई 1 रुपया मांग ले, तो एक्चुअली तुम्हारे वैल्यू के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पर वो 100 रुपए कटवाना फिर मकसद क्या है, बस ये दिखाना कि तुम सरकार के खिलाफ नाराज हो, तुम खुश नहीं हो सरकार की योजनाओं से, सरकार के काम करने के तरीके से, तो ये चीज पास की जाती है। ठीक है, तो असर कोई नहीं दिखाती है स्कीम पे, स्कीम खत्म करनी है बिल्कुल कि वो काम ही ना कर पाए तो पॉलिसी कट, एक स्पेसिफिक अमाउंट कट करवाना चाहते हो तो इकोनॉमी कट, अगर सिर्फ अपनी नाराजगी जतानी है तो टोकन कट। तो ये पेपर में आपको ये तीनों के तीनों आ सकते होते हैं, इस कारण मैंने ये भी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। बाकी आप अपनी बुक्स और नोट से पढ़ोगे, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये था आपका ये वाला लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।